चलो, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो, अब जब भी कोई फॉर्मूला वगैरह बनता है तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते हैं। वो ये है कि पहला हो गया क्वांटिटी। क्या? हाँ, क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी का मतलब हो गया, क्वांटिटी होता है, हाँ क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी, मतलब किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी राशि है, कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। चलो बताओ क्यों स्केलर क्वांटिटी, ये अदिश राशि क्यों होती, जबकि अभी पढ़े हो कि इसका डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है, स्केलर है। अच्छा, तो फिर स्केलर ही है। हाँ। तो फिर डायरेक्शन क्यों होता है इसमें? ये अदिश राशि है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखे रहना कि जो करंट होता है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, सदिश नहीं है। जबकि दिशा बताई जाती है, दिशा क्या बताई जाती है, प्लस से माइनस की ओर, लेकिन फिर भी इसको स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, ऐसा क्या कारण है? वहां से नहीं बताया जाता, वहां से नहीं बताया जाता उसका, वो रीजन नहीं है उसका। अच्छा ये बताओ पहले, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं बताओ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, है ना। मतलब कि अगर हम बोले वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और डायरेक्शन दोनों हो, यानी कि परिमाण और दिशा। तो जो करंट है वो, उसके पास ये दोनों चीज़ है। जो करंट होता है उसके पास ये दोनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसके पास, लेकिन फिर भी उसको वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखा जाता सदिश राशि में। तो एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो है वेक्टर एडिशन लॉ। क्या होता है? हाँ, तो जो वेक्टर क्वांटिटी का यानी कि जो सदिश राशि का जो प्रॉपर्टी होता है वो ये है कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए, परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी रहनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश योग का नियम को क्या करना चाहिए, फॉलो करेगी। बस इसी की वजह से नहीं, ये इस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाता, वेक्टर एडिशन का। अब इसको कैसे समझो, देखो देखो समझो पहले, मैंने क्या बोला भाई, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ में आता है ना क्या है? जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर साइड, नॉर्थ साइड, ठीक है। तो 5 न्यूटन जो हमने बोला है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। और नॉर्थ साइड जो बोल रहा हूँ वो क्या है, डायरेक्शन। अब जैसे अगर मैं मास को बोलूँगा तो मास में केवल 5 किलोग्राम बोलूँगा। जैसे मान लो मैंने बोला 5 किलोग्राम, तो मास में केवल क्या है, मैग्नीट्यूड, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। ये नहीं है कि नॉर्थ साइड उसका मास जो है वो 5 किलोग्राम हो जाएगा और फिर साउथ साइड देखेंगे तो 10 किलोग्राम हो जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है, मास कांस्टेंट होता है। तो जो करंट है तो उसके पास मैग्नीट्यूड यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वो होता है एम्पियर में बताया जाता है, अभी यूनिट लिखेंगे इसके आगे। और दूसरा क्या है, उसके पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन हम लोग क्या बताते हैं, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन ये दोनों होने के बावजूद उसको अपन वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखते, तो उसका कारण ये है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी की जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि वेक्टर एडिशन लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो करंट इसको नहीं करता। अब ये कैसे नहीं हो रहा, इसको देख लो थोड़ा सा कि कैसे फॉलो नहीं कर रहा है। तो जैसे अभी मान लो मैं फोर्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, फोर्स की। तो जरा बताना, ये एक पॉइंट है, इस पे फोर्स जो है वो एक इधर साइड लग रहा है F1, और जो दो फोर्स जो लग रहे हैं वो इधर साइड लग रहे हैं 60 डिग्री पे, ये F2 और ये F3। रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो कहाँ आएगा और कैसे निकालोगे, बीच में आएगा। क्यों बीच में क्यों आएगा, क्योंकि तुम वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो कर रहे हो। वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है उसके, तुम डायरेक्शन को यहाँ पे महत्व दे रहे हो। ये इधर साइड जा रहा, ये F1 इधर साइड लगेगा, ठीक है ना। और ये F2 और F3 जो है ये मान लो दोनों बराबर है, मान लो दोनों क्या है, बराबर। तो दोनों के बीच में इसका रिजल्टेंट जो होगा वो एकदम बीच में निकलेगा। फिर इसका तुम रिजल्टेंट निकालने के लिए F1 में इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको ऐड कर दोगे। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पढ़े ही हो, F इक्वल टू F1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हो, यही एक्चुअली में वेक्टर एडिशन लॉ है।
कि जब भी एंगल दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर एंगल बन जाए तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन को ये वाला फॉर्मूला लगाना, जबकि करंट के केस में ये नहीं हो पाता है। जैसे मान लो ये है वायर है, मान लो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इधर से दो वायर आ रहे हैं, इसमें मान लो करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसमें I2, इधर से करंट I जा रहा है। तो जो देखा गया, अब मान लो इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, अब पूछा जाए कि ये बताओ I का मान बताओ, तो ये इधर से आ रहा, ये इधर से आ रहा, और ये प्रैक्टिकल करके देखा गया है। एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाया गया, देखा गया कि इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना आता है, तो वो इसकी वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले के हिसाब नहीं आती है, और आती कितनी है, ये जितना इधर आ रहा है जितना इधर आ रहा है वो दोनों ऐड होके इसमें जा रहा है। मतलब अगर इसमें 2 एम्पियर की करंट आ रही है और इसमें 3 एम्पियर की करंट आ रही है, तो यहाँ से 5 एम्पियर की करंट जाएगी। मतलब इस नियम को वो फॉलो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो करंट जो होता है वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें आप कुछ भी करो, अलग अलग डायरेक्शन से लाओ, जो रिजल्टेंट आएगा तो उसमें जो सारी करंट आ रही हैं वो सभी करंट मिला के इस डायरेक्शन में आएंगी। मतलब अपन इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, मतलब ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। चाहे तुम किस भी डायरेक्शन में बना दो, मान लो ऐसे बनाए, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, फिर लास्ट इधर से जा रहा, तो इधर जाने वाली करंट जैसे ये 1 2 3, तो ये तीनों मिल के इधर साइड आते हैं, तो 3 2 5 और 1 6 एम्पियर की करंट। मतलब इसको इससे एंगल से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? क्लियर? इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी के इस नियम को फॉलो नहीं करता। आ गया समझ में? कोई डाउट? ठीक है, पहले इसको निपटाओ। तो चलो अब थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट का वो यूनिट देख लेते हैं कि यूनिट यानी कि इसके जो मात्रक वगैरह यूज होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है ना, यूनिट यानी कि मात्रक क्या क्या यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट की यूज किया जाता है वो क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है ना, और इसका सिंबल क्या यूज करते हैं, कैपिटल A। एम्पियर का क्या यूज करते हैं, कैपिटल A। ठीक, क्लियर। इसकी सीरियस यूनिट क्या होती है? अच्छा, इसका SI यूनिट और क्या लिख सकते हैं, तो देखो अपने पास जैसे फॉर्मूला है I = Q/T, ये करंट का है ना। तो अगर अपन इसका SI यूनिट बनाना चाहें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज, और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलाम। नीचे क्या है, टाइम, तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड। मतलब अगर आपको करंट का किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में अगर कोई भी फॉर्मूला पता है, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में भी, यानी उस भौतिक राशि के रूप में भी क्या कर सकते हो, उसका SI यूनिट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है ना। बाकी मेन क्या है, एम्पियर, ये यूज किया जाता है। जो यूज वाला होता है SI यूनिट वो कौन सा होता है, एम्पियर। ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं इसकी सीरियस यूनिट की। इसकी बात करते हैं सीरियस यूनिट। तो सीरियस मात्रक जो होता है इसके दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यानी एक होता है स्थिर वैद्युत मात्रक। सीरियस में दो होते हैं, एक स्थिर वैद्युत मात्रक और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या यूज किया जाता है, SI यूनिट होता है एम्पियर, और सीरियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का क्या यूज किया, तो जैसे कूलाम का स्थैत कूलाम यूज करते हैं सीरियस में, वैसे ही एम्पियर का स्थैत एम्पियर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्थैत एम्पियर। और जैसे चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या यूज करते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या यूज करते हैं, एब कूलाम यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो अपन करंट का यूज करेंगे यानी विद्युत धारा का, वो हो जाएगा एब एम्पियर। क्या हो जाएगा, एब। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे अपने से एक चीज ये पूछा जाता है कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताओ। क्या 1 एम्पियर करंट का यानी 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो अपन का फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। क्या है, I = Q/T। तो हमसे पूछा है 1 एम्पियर का, ठीक है ना। तो देखो 1 एम्पियर का करंट अगर बताना है तो टाइम क्या कर दो, 1 सेकंड,
और चार्ज इसके पर सेकंड में अगर चार्ज 1 कूलाम का फ्लो हो रहा हो, किसी भी कंडक्टर वायर में, किसी चालक तार में प्रति सेकंड यदि उसमें 1 कूलाम आवेश की मात्रा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही, तो उसको क्या बोला जाता है, 1 एम्पियर का करंट। आ गया समझ में? अच्छा मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 एम्पियर का करंट को डिफाइन करो, इसको 2 एम्पियर की विद्युत धारा को क्या करो, परिभाषित करो। तो बताओ कैसे परिभाषित करोगे? तो देखो हमने क्या बोला था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, प्रति एकांक समय में जितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है वही क्या कहलाती है, उसकी विद्युत धारा। तो यानी टाइम अपने को 1 सेकंड लेना है। तो अब ये बताओ 2 एम्पियर का करंट कैसे बनेगा, 2 एम्पियर की विद्युत धारा कैसे आएगी? अगर 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड यदि 2 कूलाम का चार्ज क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो। क्या बोला? पर सेकंड किसी कंडक्टर वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी चालक तार से उसके अनुप्रस्थ काट से 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें 2 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। आ गया समझ में कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या जितने भी एम्पियर का करंट का डिफिनेशन पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, कैसे बताओगे? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है। इसी तरीके से अपन से 1 स्टैट एम्पियर का पूछा जा सकता है, 1 स्टैट एम्पियर का। तो फॉर्मूला यही है। अब सीरियस वाला पूछ रहा है तो दोनों में सीरियस यूनिट रखेंगे, तो टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड, और चार्ज 1 सेकंड में कितना, 1 स्टैट कूलाम का चार्ज क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो। यदि किसी कंडक्टर वायर में यानी किसी चालक तार में उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से पर सेकंड 1 स्टैट कूलाम का आवेश क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें 1 स्टेट एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आगे समझ में? ऐसे ही अपन 1 एब एम्पियर को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर 1 एब एम्पियर को क्या करना है, डिफाइन करना है, क्या करना है अपने को, 1 एब एम्पियर को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो क्या करोगे, टाइम तो आपको पर सेकंड लेना पड़ेगा। अब पर सेकंड यदि किसी कंडक्टर वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड यदि उसमें 1 एब कूलाम का चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसका जो करंट होगा वो कितना माना जाएगा, 1 एब एम्पियर का। ठीक इसी तरीके से 2 स्टैट कूलाम का बताना हो तो 1 सेकंड में 2 स्टैट कूलाम का चार्ज फ्लो हो तो उसको 2 स्टैट एम्पियर का करंट बोलेंगे। 2 एब एम्पियर का बताना हो तो पर सेकंड 2 एब कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा हो तो उसको 2 एब एम्पियर का करंट बोलेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि अगर करंट का डेफिनेशन 1 एम्पियर, 1 स्टेट एम्पियर, 1 एब एम्पियर को पूछा जाए तो समझ गए? ठीक है, कैसे बताना है। चलो अगला पॉइंट क्या है अपना, इसके एसआई यूनिट और सीरियस यूनिट में रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन, संबंध, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीरियस यूनिट। ठीक है ना, कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक और सीरियस मात्रक में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन फाइंड करने के अपन 2 रिलेशन निकालेंगे। सीरियस यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी है, स्थिर वैद्युत मात्रक भी है और विद्युत चुंबकीय मात्रक भी। तो दोनों में अपन रिलेशन निकालेंगे, इसका दोनों के साथ निकालेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए अपने को क्या लिख लेना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा, I = Q/T। ठीक है। अब जिसमें भी अपने को रिलेशन निकालना है, तो जैसे SI का सीरियस में निकालना है तो इधर वाला आप क्या करो, जैसे इसका मान लो, इसका फॉर्मूला अगर अपन लिखें स्टैट एम्पियर का, तो देखो इधर स्टैट एम्पियर लिखें तो इधर वाला जो होगा वो काहे में आएगा, स्टैट कूलाम में होगा, अब बटे सेकंड। और एब एम्पियर की बात करूं, एब एम्पियर का, तो इधर साइड एब कूलाम होगा, क्या होगा, एब कूलाम अब बटे सेकंड। ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब एब एम्पियर और स्टैट एम्पियर का। तब रिलेशन अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, पहले दोनों तरफ का एसआई यूनिट लिख लेते हैं। कैसे निकालते हैं, पहले दोनों साइड का क्या किया जाता है, एसआई यूनिट लिख लेते हैं। तो इसको लिख लो क्या, 1 एम्पियर की करंट लिख लो, इधर इधर क्या करो, एम्पियर लिखो 1 एम्पियर, इधर क्या करो 1 कूलाम, इसको लिख लो 1 सेकंड। ठीक है। अब मान लो हमको निकालना है एम्पियर और स्टैट एम्पियर में रिलेशन, तो इधर साइड वाला जो है, इधर साइड तो एम्पियर में ही रहने दो, इधर साइड वाले को अगर अपने को क्या करना है, स्टैट एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो इधर वाला फॉर्मूला स्टैट कूलाम पर सेकंड में लाओ, तो स्टैट कूलाम पर सेकंड जो होगा वो स्टैट एम्पियर कहलाएगा। तो कैसे, 1 कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होते हैं, तो 1 कूलाम में 3 × 10⁹ 9
स्थैत कूलाम होते हैं। कितने होते हैं? एक कूलाम में 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। और सेकंड का तो SI और CGS दोनों सेम होता है, तो ये तो सेकंड ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो स्थैत कूलाम पर सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं? स्थैत कूलाम पर सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं? स्थैत एम्पियर। यानी इसी की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वैल्यू अपनी आ गई 1 एम्पियर में आ गया 3 × 10⁹ 9 स्थैत एम्पियर। ये आ गया रिलेशन एम्पियर और स्थैत एम्पियर में, SI और CGS में। ठीक है ना? ठीक इसी तरीके से अगर अपने को एब वाला निकालना है तो फिर से वही करो, पहले इन दोनों का SI वाला लिख लो। अब इधर साइड वाला SI में लिखा रहने दो और राइट साइड वाले को किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में। तो अपने को अगर एब एम्पियर चाहिए तो एब कूलाम पर सेकंड फॉर्मूला अपने को चाहिए, आएगा एब कूलाम पर सेकंड का। तो उधर साइड कूलाम, एक कूलाम चार्ज है, एक कूलाम में कितने एब कूलाम होते हैं? तो 1 कूलाम में 1/10 एब कूलाम होते हैं। कितने होते हैं? 1 कूलाम में 1/10 एब कूलाम होते हैं। ठीक, अब बटे में सेकंड तो सेकंड ही रहेगा टाइम का। तो एब कूलाम पर सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं? एब एम्पियर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एब एम्पियर। तो ये हो गया अपना 1 एम्पियर में 1/10 एब एम्पियर हो गया। इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 एब एम्पियर में 10 एम्पियर होते हैं। ये हो गया रिलेशन SI और CGS यूनिट में। ठीक है, क्लियर? अब अगर मान लो आपको स्थैत एम्पियर और एब एम्पियर में रिलेशन निकालना, स्थैत एम्पियर और एब एम्पियर में, तो 1 एम्पियर में इतने स्थैत एम्पियर और 1 एम्पियर में इतने एब एम्पियर, इन दोनों को क्या करो? आपस में बराबर कर दो। तो जैसे इन दोनों को आपस में बराबर करोगे तो 3 × भाई ये भी 1 एम्पियर का है, ये भी 1 एम्पियर का है, तो बराबर करेंगे तो 3 × 10⁹ स्थैत एम्पियर बराबर 1/10 एब एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एब एम्पियर में कितने स्थैत एम्पियर आएंगे? तो 10 का इधर पूरा कर दो, इधर भेज दो, तो 10⁻10 हो जाएगी। मतलब 1 एब एम्पियर में 3 × 10⁻10 स्थैत एम्पियर होते हैं। ये आ गया इन दोनों CGS यूनिट के बीच का रिलेशन। क्लियर हो गया? रिलेशन समझ में आ गया SI और CGS, और ये दोनों CGS का आपस में क्या रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है क्या इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला। करंट का जो विमी सूत्र यूज होता है वो क्या यूज किया जाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमने क्या बोला कि जो करंट है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि। तो जितने भी मूल भौतिक राशि हैं उनका मास, लेंथ और टाइम को छोड़ के बाकी जितने भी फंडामेंटल हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला यूज किया जाता है वो उसका जो यूनिट का सिंबल होता है वही यूज करते हैं। तो करंट का यूनिट का सिंबल क्या होता है? एम्पियर बनाया गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमी सूत्र भी क्या होगा? ए ही आएगा। मतलब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो M0 L0 T0 A। अब जो है नहीं तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप खाली ए बस लिख सकते। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना? इसी तरीके से चार्ज का भी आप क्या कर सकते हो? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कर सकते हो? बता सकते हो, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। तो I = क्या होता है? Q/T। तो Q = क्या हो जाता है? I × T, है ना? ये फॉर्मूला। तो अपन यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का विमी सूत्र अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? करंट का क्या यूज करते हैं? A, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? T। तो क्या बन जाएगा? AT। समझ गए? तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज और करंट का। कोई डाउट? ठीक है।